हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और आज आप सबको पता ही है कि संगणक भर्ती का एग्जाम हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से अपना एग्जाम दिया होगा। तो उसी के चलते हुए हम लोग लेकर आ गए हैं आज का अपना पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं टीएलसी के साथ। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छा कंटेंट पाना चाहते हैं सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एजुकेशनल न्यूज़ेस लाइव क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी और जो आने वाली क्लासेस है उनका लिंक आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ ही हमने अभी करंट अफेयर्स भी चालू किया है, तो आपको परमानेंटली सुबह आपका करंट अफेयर्स का सारा मटेरियल आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है और डेली क्विज भी वहां पर चलती है, ताकि आप अपना जो भी तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको पता रहेगा कि किस हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमें मिलान करना है यहाँ पर। देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को माना जाता है। राजस्थान की जलपरी, देखिए जनाब कैसा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, राजस्थान की जलपरी। और इसमें खास बात ये थी कि तीनों नाम में से एक लड़की का नाम ही सिंगल एक दे रखा था कि आप लोगों को एनालिसिस भी आपने किया होगा एग्जाम में, तो एक ही लड़के का नाम यहाँ पर दिया गया है, वो है थर्ड नंबर रीमा दत्त। राजस्थान का लौह पुरुष, आप सबको पता है पूरे भारत का लौह पुरुष अगर माना जाता है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान का लौह पुरुष की बात करें हम लोग तो वो है दामोदर लाल व्यास। उसके बाद राजस्थान का रेल बाबा, बताइए लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है किशन लाल सोनी। तो इस मिलान के दरमियान अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एमएस पावरपॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है? जब आप एमएस पावरपॉइंट खोलते हैं तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो क्या दर्शाता है? क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। तो मैं आप सबको बता दूं, इसका सही आंसर जो है वो है मेन्यू बॉक्स। जब आप क्वेश्चन मार्क पर जाते हैं तो आपको वहां पर मेन्यू बॉक्स आपको वहां पर दिखाई देगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और मोस्टली 99% सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हैं। आप यहां से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, आंकड़ों के आरेखीय निरूपण में कभी कभी आभासी आधार रेखा खींची जाती है। आभासी आधार रेखा में कौन सा कथन असत्य है, इसे खींचा जाता है? चलिए ऑप्शन हमें दे रखा है, स्थान बचाने के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारा है छोटे गड़बड़ को उभारने के लिए। तीसरा ऑप्शन हमारा है माध्यिका का परिकलन करने के लिए। चौथा ऑप्शन हमारा है ग्राफ का बेनकापन हटाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो वो है स्थान बचाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? अगर आपने राजस्थान की किसी भी एक भी एग्जाम का अगर आपने तैयारी की गई होगी तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा। और मुझे लगता है कि इस पूरे पेपर में अगर सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई होगा ना तो ये इजी क्वेश्चन होगा। तो आप सबको बताइए, फिर भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा भिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और कुल मिला के आपको यहाँ पर पूछा गया है कि x जो है वो 59.5 के तुल्य प्रतिशत ज्ञात करना है अपन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, अगर इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं और आपने सॉल्व किया भी होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है 85। आप लोग मैच कर लीजिए। अगर आपको ऐसा है कि सारे मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो उसका एक अलग से वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओएसआई मॉडल में कितनी परतें हैं? ओएसआई मॉडल में कुल 7 परतें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है जिसमें प्रॉपर तरीके से 3 वस्तु दी गई है, उनकी प्रति इकाई मूल्य दिया गया है और वस्तु की जो है खपत मात्रा दी गई है। और आपको यहाँ पर एक जो व्यय हुआ है उसकी सूचनांक की गणना करनी थी, तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन आपका है 200 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में F12 की से क्या खुलता है? जब आप एमएस वर्ड खोलते हैं, अगर आप F12 की प्रेस करते हैं तो वहां पर आपको क्या शो करेगा? आपको इस चीज का आंसर बताना था और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सेव एवं डायलॉग बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनगणना विधि की अपेक्षा प्रतिदर्शी विधि को प्राथमिकता देने के कारणों में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें से कुल मिला के अपने पास 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में से एक कथन ऐसा होगा जो असत्य होगा, बाकी सारे बिल्कुल ही करेक्ट होंगे। चलिए, तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, जनसंख्या का स्थान बदलते रहना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना विधि सटीक नहीं है, इसको हम लोग नोट करते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा है, ऐसे स्थानों पर जहां जनसंख्या बहुत अधिक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। जनगणना में अधिक समय और धन खर्च होता है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो इसका जो असत्य कथन है वो प्रॉपर तरीके से ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि बाकी जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं वो सारे सत्य कथन है, और ऑप्शन नंबर बी जो है जनगणना विधि सटीक नहीं है, वो हमारा बिल्कुल असत्य कथन है और वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पर आपको फिर से एक सारणी दे रखी है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक के बारे में जब आपने माध्य माध्यिका और इनके बारे में पढ़ा होगा, जब आपने प्रायिकता के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने, तो ये क्वेश्चन भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और एक तरीके से ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो। और इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो करेक्ट ऑप्शन है 0.39। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने किस तरीके से इसे सोल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, किसी फर्म का मांग वक्र तथा उद्योग मांग वक्र डैश डैश में बराबर होगा। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, किसी फर्म का मांग वक्र तथा उद्योग मांग वक्र में क्या बराबर होगा, बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है प्रतिस्पर्धी बाजार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निम्न में से कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है। राष्ट्रीय आय लेखाकरण का टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इस चीज को ऑब्वियसली नोटिस किया होगा। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है सूखा राहत भुगतान, बिल्कुल ये इसमें कहीं ना कहीं भुगतान होता है राष्ट्रीय आय लेखाकरण में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है बेरोजगारी लाभ, बिल्कुल ये भी इसके अंदर प्रोवाइड होता है हमें। चौथा ऑप्शन हमारा है भारतीयों के पास जो सरकारी बॉन्ड है उस पर ब्याज, बिल्कुल ये भी हमारा ये भुगतान उसमें होता है, मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ये इसमें उल्लेखित नहीं होता है कहीं ना कहीं, ये इसमें इसके अंदर भुगतान नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पेपर वाले ने सबसे ज्यादा क्या किया आजकल, उसने सीधे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल बंद कर दिया। आपसे जो चीज नहीं होगी, आप जहां कंफ्यूज होंगे, वो क्वेश्चन उसी तरीके से बनाए गए हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी सही तरीके से पढ़ी होगी, आपने मैप सही तरीके से एनालिसिस किया होगा, तो इसका आंसर आप बखूबी बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माउंट आबू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सूची दे रखी है, दो लिस्ट दे रखी है, उसमें आपको वापिस से करेक्ट करना है, सारी चीजों को मिलाना है कि कौन किसके अंतर्गत सही इसका उत्तर होगा। चलिए तो फर्स्ट हमारा है उद्यमिता तथा संपत्ति से प्राप्त आय। इसका अगर हम लोग देखें, अगर इन चार और सेकंड लिस्ट में हम लोग देखते हैं तो वो है पूंजी प्रचालन अधिशेष, सॉरी जो हमारा पहला जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रचालन अधिशेष। सेकंड हमारा है किसी पूंजीगत वस्तु की जीर्णता के लिए वार्षिक भत्ता, ये किसके अंतर्गत होगा। सही ऑप्शन इसका क्या होगा, जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा मूल्यह्रास आरक्षित निधि। थर्ड है उत्पादन के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का आकस्मिक अप्रचलन, ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 पूंजी हानि। और जो डी हमारा है मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य पर उत्पाद का अधिमूल्यन, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा जो लास्ट हमारा बचा है मूल्यवर्धन। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वह अंतर जिसके द्वारा वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन को स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से बढ़ जाती है, उसे टेस्ट 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 कहते हैं। बताइए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। वह अंतर जिसके द्वारा वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन को स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से बढ़ जाती है, उसे टेस्ट टेस्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है स्फीतिकर अंतराल। चलिए करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा मैं, जितना भी जल्दी हो सके हम लोग इस आंसर की को कंप्लीट करते हैं, ताकि आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारा एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। बताइए, जब आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को पढ़ा होगा तो उसमें से केवल 3 होते हैं, माध्य, माध्यिका और अगला क्या होता है आप खुद जानते हैं। आपने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुलक के बारे में पढ़ा होगा, बस यही चीजें। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, माध्य एक सीधा आंसर इसका दे रखा है, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि कीमत डैश 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 है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देगी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए, यदि कीमत डैश 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 है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देगी। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि यदि कीमत औसत दर लागत से कम है, औसत दर लागत से कम है, तो अधिकतम लाभ वाली जो फर्म होती है वो अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देती है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए, सेंट्रल बैंक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें
जो कथन दे रखे हैं 5 कथन, उसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कि मुद्रा आपूर्ति के परिणाम या मात्रा को गुणवत्तापूर्ण साख नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेकंड हमें दे रखा है साख निर्माण वैद्य आरक्षित अनुपात से प्रतिलोमित रूप से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन हमारा है आवधिक जमा की परिपक्वता की निश्चित अवधि होती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा है साख निर्माण मुद्रा गुणक से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। फिफ्थ ऑप्शन हमारा है अंतर बैंक जमा मुद्रा आपूर्ति का एक भाग है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, ये 4 ऑप्शन करेक्ट हैं सिवाय ऑप्शन नंबर 5 के। तो हमारा जो क्लियर आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए मेरे हिसाब से ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने सिर्फ 2 स्थानीय देवी देवताओं को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकते थे। चलिए, तो पहला हमें दे रखा है तेजाजी महाराज। तेजाजी जो है वो नागौर से रिलेटेड है। गोगा जी जो है वो है चूरू से रिलेटेड। तल्लीनाथ जी जो है वो रिलेटेड है जोधपुर से, और पाबू जी रिलेटेड है वो कोलूमंड से रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चलित या गतिमान माध्य विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? चलित या गतिमान माध्य विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका क्लियर आंसर हमारा होगा मौसमी परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 क्वेश्चन नंबर है हमारा, और इसमें भी 2 सूची दे रखी है, इसमें भी आपको मिलान करना है कहीं ना कहीं। आपको बताना है कि जो योजना है वो किस उद्देश्य से बनी हुई है, बस ये चीज आपको यहाँ पर डिनोट करनी थी। तो पहला हमारा है राज-ई-जान पोर्टल। राज-ई-जान पोर्टल जो है वो कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल जो पाठ्य सामग्री प्रदान करना है वो इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य था। दूसरा हमें दे रखा है मीना मार्च। मीना मार्च के बारे में आपको पता ही होगा, मीना मार्च जो है वो अभिभावकों में सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना इसका एक उद्देश्य था। चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। सी हमें दे रखा है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये जो है ये थोड़ा सा इजी था, वो है गुणवत्तापूर्ण निदानात्मक सेवाएं प्रदान करना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। और जो ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, वो स्कूल से रिलेटेड राज्य के पिछड़े हुए ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के द्वारा शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अगर इस मिलान के अनुरूप देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन रहा है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ये भी हमने क्लियर कर दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 सूची दे रखी है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, और यहाँ पर आपको बाजारों के प्रकार दिए गए और उनकी विशेषता आपको यहाँ पे निकालनी थी। सबसे पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक समान कीमत होना। सेकंड है एकाधिकार। एकाधिकार जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन जो हमारे पास बचे हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक विक्रेता, एकाधिकार मतलब एक विक्रेता उसकी विशेषता होगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा निकट स्थापनों की उपलब्धता, ये इसकी विशेषता होगी। और अल्पाधिकार जो हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया किक मांग वक्र। तो इस तरीके से हमने इस मिलान को भी कंप्लीट किया, और इसका ऑप्शन के अनुरूप हम लोग देखें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको भी हमने करेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रवृत्ति या फिर उपनति रेखा y = a + bx में b का मान होता है। तो ये एकदम क्लियर था, b का मान जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सूची दे रखी है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। पुस्तक दे रखी है, वो उनके लेखक कौन है वो आपको बताना था। और कुछ पुस्तक तो ऐसी हैं जो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी, ये आपको पता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बटेश्वर बाहुबली राज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो आपको पता होगा, वो है शालिभद्र सूरी। थर्ड जो है राज विनोद के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो लिखा है भट्ट सदाशिव। और ग्रंथराज जो पुस्तक है वो जिन्होंने लिखी है तो वो है गोपीनाथ जी। चलिए ऑप्शन हमारा है करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? तो ये तो बहुत इजी था, Ctrl+Shift+F इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इसमें वापस हमें सूची दे रखी है, तो इसमें हमें मिलान करना है। तो चलिए बताइए कि स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर वापस जाने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन किसके द्वारा किया जाता है?
तो वो है हमारा I प्लस एंटर। तो पहले का सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेकंड है पावर पॉइंट में वर्णों का प्रकार बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो वो है कंट्रोल F3। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट F3। उसके बाद है पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? तो वो हमारी है कंट्रोल D। आगे बढ़ते हैं, पावर पॉइंट में ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट संयोजन। तो लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल N। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया गया था, उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए? क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति का वेतन जो है वो 20% घटा दिया गया है और उसके घटे हुए वेतन में कितना प्रतिशत में जोड़ूं कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए? तो उसका करेक्ट ऑप्शन था 25। चलिए इसको सॉल्व करिएगा आप। अगर आप इसका सॉल्यूशन मांगते हैं तो हम लोग इसका जो भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं तो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, कोई इशू नहीं। इसका सॉल्यूशंस रेडी है हमारे पास, लेकिन टाइम का थोड़ा सा अभाव है, उसकी वजह से हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नहीं दे पा रहे। करेक्ट ऑप्शन हमने आपको बता दिया, वो है क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2005 में सूचकांक 100 है, 2006 में इसमें 4% की वृद्धि, 2007 में 6% की गिरावट, 2008 में 4% की गिरावट और 2009 में 3% की वृद्धि होती है। वर्ष 2007 को आधा वर्ष मानते हुए वर्ष 2008 का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 93.85। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निवल राष्ट्रीय उत्पादकता के संदर्भ में दिए गए कथन पढ़े। अगर हम सारे कथनों को पढ़ें तो हमें सिर्फ एक ही कथन यहाँ पर क्लियर मिलेगा, वो है ऑप्शन नंबर 1 केवल कथन नंबर 2। बाकी सारे कथन यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। और कथन नंबर 2 हमें दिया गया कि कीमतों में वृद्धि के समय चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कहते हैं हम लोग NNP, जो है वो स्थिर कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी सारे गलत थे, आप लोग एनालिसिस भी कर सकते थे इस चीज को, क्योंकि अगर आपको पता था कि अगर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है तो आपके बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है केवल 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार श्रेणी में मौसमी परिवर्तनों का विस्तार हो सकता है, तो वो है 1 वर्ष से कम। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक मुख्यतः किस दर के घटने से पता चलता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक मुख्यतः किस दर के घटने से पता चलता है? तो क्लियर इसका आंसर है शिशु मृत्यु दर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? फोल्डर की रचना करनी है, आपको नया फोल्डर बनाना, तो आप फोल्डर की शॉर्टकट की से बना सकते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट N। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में निम्नलिखित प्रतिशत अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 60, हिंदी में 75, गणित में 63, भौतिकी में 59 और रसायन में 55। यदि विषयों को क्रमशः 1 2 1 3 3 का बार दिया गया है तो विद्यार्थियों का बारीक माध्य ज्ञात करो। इसमें माध्य ज्ञात करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इजी वाली, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाता 61.5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें वापस से आपको मिलान करना था। आपको एक प्रसिद्ध स्थान दे रखे हैं और साथ में इसके शहर दे रखे हैं, उससे मिलाप करना था। आप सबको पता ही होगा कि मुबारक महल के बारे में तो आप जानते ही हैं। मुबारक महल जो है वो जयपुर में स्थित है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बादल विलास महल जो है वो कहां पर स्थित है, बताइए आप? वो है जैसलमेर में स्थित है। आगे मेहर खान की मीनार, ये तो बहुत इजी था, मेहर खान की मीनार जो है वो कोटा में स्थित है। और मेहरानगढ़ किला जो है वो हमारे जोधपुर में स्थित है, बहुत इजी था। अगर आपको ऑप्शन नंबर डी पता होता था तो आप आराम से थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते थे कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो 3 से मिलाप खा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कैंसिल हो गया। सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे हुए थे और आप इजीली अगर मुबारक महल के बारे में अगर आप जान रहे होते तो आपको पता चल जाता। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोगों ने रट रखा होगा इसको। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है 238254 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाला कुछ नहीं था। अगला क्वेश्न है 36, एकाधिकारी डैश पर प्रचालन करने पर उच्चतर कीमत ले सकता है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मांग वक्र के बेलोचदार भाग, ऑप्शन नंबर बी मांग वक्र के स्थिर लोच वाले भाग, ऑप्शन नंबर सी मांग की लोच की पूर्णतः उपेक्षा करने, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो मांग वक्र के लोच वाले भाग के लिए। बताइए, तो एकाधिकारी जो है वो मांग वक्र के बेलोचदार भाग पर प्रचालन करने पर उच्चतर कीमत ले सकता है। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, समय श्रेणी में एक सरल रेखा को न्यूनतम वर्ग सिद्धांत द्वारा फिट करते हुए निम्न में से परिवर्तन से किसमें प्रव का मान समान रहता है?
वापिस से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि समय श्रेणी में एक सरल रेखा को न्यूनतम वर्ग सिद्धांत द्वारा फिट करते हुए निम्न में से परिवर्तन से किसमें प्रद का मान समान रहता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते तो आपको ये जो प्रद लिखा हुआ है उस चीज को आप समझ सकते थे। जो चीज आपको हिंदी में, इसमें प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज को यूज किया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते तो आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन हमारा है 38। एक डाटा एंट्री ऑफिस में कंप्यूटर केंद्र पहली और 5वीं मंजिल पर है। दोनों केंद्र लेन LAN से है। संकेतों को इन मंजिलों से जाने में समय लगता है। कौन सा हार्डवेयर डाटा संरचना में सुधार सकता है? बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एक बार आप इसे फिर से रिपीट करिएगा। आपका इसका जो क्लियर आंसर है वो है रिपीटर। रिपीटर के माध्यम से आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर डाटा संचालन में सुधार ये कर सकता है प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है अगला कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? आपने पढ़ा होगा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो है वो सीताराम लालस ने तैयार किया था, निर्मित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन है। ये आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना था कि शहरीकरण का विस्तार होना चाहिए, शहरी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ग्रामीण बेरोजगारों को शहरों में रोजगार प्राप्त होना चाहिए, या फिर ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना। देखो ये जो तीनों चीजें हैं ना वो शहर से रिलेटेड है। अगर शहरीकरण ज्यादा करेंगे तो फिर गांव को आत्मनिर्भर बनाने का एक साधन किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है कि ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाओं को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, यही हमारा प्रभावी साधन बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि x किसी वस्तु की मांग दर्शाता है और y उसी वस्तु की आपूर्ति दर्शाता है तो x और y में संबंध क्या है? एक बार फिर से देखिए कि यदि x किसी वस्तु की मांग दर्शाता है और y उसी वस्तु की आपूर्ति दर्शाता है तो x और y में क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं यह धनात्मक सहसंबंध होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 कि सांख्यिकी आंकड़ों की कार्यक्रम व्यवस्था उसके घटित समय के अनुसार क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा काल श्रेणी। बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर आप लोग सारी अपडेट ले सकते हैं। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको आगामी जो भी न्यूज होगी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी और बहुत सारी जो चीजें होती है वो भी प्रोवाइड होती है वहां पर। इंपॉर्टेंट चीजें राजस्थान हिस्ट्री को लेकर या फिर राजस्थान के सारे एग्जाम्स को लेकर बहुत सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 43। यदि दो चरांकों x और y में संबंध 2x + 3y 7 है और y की माध्यिका 2 है तो x की माध्यिका क्या होगी? जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन था और यह इसका प्रॉपर आंसर है वो है पर्वत सरनागो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नीचे से चालू करते हैं। माही बजा सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान, बिल्कुल सही है। ये चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में है, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा के बीच में है, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है राजस्थान पंजाब के बीच में नहीं, ये इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए कि यहाँ पर आपको एक क्लब का विवरण दे रखा है 2015, 16, 17, 18 का और किस किस वर्ष में कितना वहां पर एंट्रीज वगैरह हुई है वो देखेंगे सदस्यों की। और आपको यहाँ पर निकालना था कि एक व्यक्ति केवल एक ही क्लब में पंजीकृत हो सकता है। बताइए कि वर्ष 2015 में कुल कितने लोगों ने किसी भी क्लब में पंजीकृत किया था? अगर आपने सारणी को प्रॉपर देखा होगा, अगर आपने इसे सोल्व किया होगा तो आपका एक प्रॉपर आंसर बन रहा होगा 720। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 यहाँ पर आपको मिलान करना था और मिलान आपको पता होगा दो सूची दे रखी है, किस तरीके से करना है। पहला है एकाधिकार बाजार के अंतर्गत सीमांत लागत वक्र का व्यवहार, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऋणात्मक ढाल वाला वक्र। ठीक है, ये होगा हमारा चौथे में। किसी फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र का व्यवहार, बताइए कि ये किससे रिलेटेड होगा? ये होगा आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, तो ये जो बी है वो सी से रिलेटेड होगा। तीसरा हमें दे रखा है पूरक वस्तुओं के मामले में उदासीन वक्र का व्यवहार, तो वो है हमारा एल आकार का वक्र बनेगा वहां पर। चलिए, और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बच गया वो है सेकंड नंबर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 आंकड़ों को सारणीबद्ध करते समय वर्ग सीमाओं का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित हो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं कि आंकड़ों को सारणीबद्ध करते समय वर्ग सीमाओं का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित हो। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सूचकांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपने सारे कथन पढ़े होंगे, इसमें 3 कथन सत्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, वे
वे प्रवृत्तियों और उन्नतियों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं। ये रुपया पैसा की क्रय शक्ति को मापते हैं, बिल्कुल मापते हैं। वे निर्णयों और नीतियों को निरूपित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है, उनका अपस्फीति के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, कि जीवन मरण सांख्यिकी में मध्यवर्षीय जनगणना की जनसंख्या की गणना कब होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, इसका एक फैक्ट है, वो है 1 जुलाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो वो है हमारा राजसमंद में संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? जब आपने इसको पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोटा, जहां पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है 53, प्रवृत्ति के माप के लिए चलित और गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है यदि, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5 ऑप्शन हमें यहाँ दे रखे हैं, प्रवृत्ति अरेखिक हो, प्रवृत्ति वक्र रेखीय हो, प्रवृत्ति किसी प्रकार की हो, प्रवृत्ति रेखीय हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रवृत्ति रेखीय हो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 54, क्वेश्चन हमें दे रखा है, जब इंक्वायरी का क्षेत्र छोटा हो तो सटीकता, समय और लागत को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्र करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका एक क्लियर आंसर था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55, अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला जो थी वो है मैडम मैरी क्यूरी। चलिए क्लियर आंसर था इसका। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर, यदि 2 प्रतिगमन रेखाएं परस्पर लंब हो और r द्विचर बंटन में कार्ल पीरियसन सहसंबंध गुणांक हो, तो अब इस सहसंबंध गुणांक के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर 2 प्रतिगमन रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो मैं आपको बता दूं कि r जो होगी उसकी वैल्यू 0। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक समूह के लोगों की आयु की बारंबारता सारणी में वर्ग के मध्य बिंदु 25, 32, 39, 46, 53 और 60 है। वर्ग अंतराल का माप क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है 7, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 58, एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक आय दे रखी है 444, यदि पुरुषों और महिलाओं की औसत दैनिक आय क्रमशः 480 और 360 हो तो फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारी की प्रतिशतता क्या होगी? तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा 70 एंड 30%। 70 जो होगी वो पुरुष की होगी और 30% जो होगी वो महिला कर्मचारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि किन कारणों से भारत आउटसोर्स करने का एक वरीयता प्राप्त स्थान बन चुका है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सेलेक्ट करना है कि सही आंसर क्या है हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि आईटी सेवाओं की गुणवत्ता बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता बिल्कुल करेक्ट है, कम लागत पर श्रमिकों की उपलब्धता बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो ऑप्शन नंबर 1 और 5 है ये गलत है। मतलब इसके साथ हम लोग देखें तो 59 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग सही जानकारी आप तक प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, आप तक पहुंचा पा रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोग अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमें भी ग्रोथ करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें हम लोग और भी प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है कि आधार पीरियड मात्राओं का प्रयोग करने वाला पुण्य सूचकांक फॉर्मूला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा लेस्पेयस सूचकांक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 क्वेश्चन नंबर है हमारा, अधिक वजन, इसका मतलब अतिभार और जीवन प्रत्याशा में उच्च प्रतिलोम संबंध है, इस कथन के संदर्भ में सहसंबंध गुणांक क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन एक फैक्ट है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर की वैल्यू जो होगी वो -0.85 होगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? बताइए। जब आप देखेंगे कि राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष के बारे में, तो वो होंगे कुंवर प्रद्युमन सिंह। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। 63 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहां थी? ये आप सबने पढ़ा होगा, जयपुर से पहले राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी तत्कालिक संदेश मैसेज जो है वो सेवा में नहीं है? बताइए। तो आप सबको पता है जो मैसेजर लिखा हुआ है वो सब मैसेज करने के लिए होगा ऑब्वियसली। जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में हम किसी भी तरीके से तत्कालिक संदेश वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ना किसी को भेज सकते हैं, ना किसी से ले सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तत्कालिक सेवा संदेश सेवा नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन है और इसमें आपको भिन्नों को परिवर्तित करना था, किस तरीके से यहाँ पर दे रखा है हमें 0.1156 और 56 के ऊपर 12 दे रखा है, और इसको क्लियर तरीके से आपको करना था तो आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से इसको लिख देना था, 11 इसमें से माइनस कर देना था। 99 2 पर बार है और 2 पर बार नहीं है तो उसका 00 यहाँ पर आएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से
कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं, और रतवाई लोकगीत जो है वो मेवाती जो क्षेत्र में ही हम लोग गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है 67 और 67 क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। तो ये है हमारा, जब आप पढ़ेंगे अरुंधति चौधरी के बारे में तो वो है मुक्केबाजी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्फीति गतिरोध किससे संदर्भित है। तो मैं आपको बता दूं कि उच्च बेरोजगारी की अवधि में उच्च मुद्रास्फीति जो होती है वो स्फीति गतिरोध इससे संबंधित होती है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिलान करना था यहाँ पर, फिर से आपको दो लिस्ट दे रखी है। मुद्रा ग्रंथ जो है वो रिलेटेड है, इसका जो है वो है फॉर्मूला दे रखा है 1 आरक्षित अनुपात। सेकंड है कुल निर्मित साख जो है वो मुद्रा ग्रंथ में से अगर अपन मल्टीप्लाई करें प्रारंभिक जमा राशि को तो वो हमारा करेक्ट, हमें कुल निर्मित साख हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला है बैंक दर जो है वो पुनः क्रय दर के रूप में मापा जाता है, और सेंट्रल बैंक हमें दे रखा है तो वो है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 सीधा करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर अनुपात दे रखा है, अनुपात के हिसाब से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, और वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत इजी था, और वो वैल्यू यहाँ ए बी सी के अंदर पुट कर देना था और आपका आंसर इसी वे में निकल जाता था। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, और यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा होगा ना, इसको सॉल्यूशन करने के बाद वो आंसर आपको यहाँ पर एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो अगर वो एक दूसरे के सामने मैच हो रहे हैं तो कोई मिला के वो हमारा आंसर करेक्ट था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 2a + b + c। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एन आकार वाली समष्टि में एन आकार के संभावित प्रतिदर्शों सैंपल की संख्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें लग रहा है कि n/n होगा, और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा करेक्ट हमें लग नहीं रहा है कोई भी फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप साइड में रखिए, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डगमग चल रहा है, या तो क्वेश्चन को टाइपिंग मिस्टेक में हो सकता है या फिर फॉर्मूला इन्होंने सारे करेक्ट नहीं दे रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी द्वारा किसे सूर्यमन मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो थे मधु आचार्य आशावादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 विद्यार्थियों की भौतिकी और रसायन विज्ञान विषय में प्राप्तांक के कोटि अंतरों के वर्गों का योग 15 हो तो कोटि सहसंबंध गुणांक कितना होगा। जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो अगर मिला के तो हमें वो मिलेगी 0.25। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। आर का प्राचीन नाम बहुत इजी था, वो है अगस्तपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दो सूची दे रखी है 75 में भी, क्या दे रखा है, उद्योग दे रखा है, उनका स्थान दे रखा है कि कौन सा उद्योग किस स्थान पे हमें लागू होता है। तो राज्य उन्नीसील जो है, राज्य उन्नीसील यहाँ पर दे रखा है आपको, वो आपको मिलेगा बीकानेर में। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो है वो आपको मिलेगी बूंदी लाखेर में। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना जो है वो आपको मिलेगा डीडवाना में, और जो आपको लास्ट दे रखा है CIMMCO वो आपको मिलेगा भरतपुर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब सूचना देने वाले साक्षर हो और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हो तो आंकड़े एकत्र करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, मेल द्वारा प्रश्नावली विधि, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 77 मैथमेटिक्स कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, इसी वे में हो जाता आपका काम। x की वैल्यू यहां दे रखी है, x की वैल्यू पुट करो, और इसी में आपका क्वेश्चन निकल रहा था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इसका आंसर करेक्ट होगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत इजी था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी कड़ी में कि राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जयपुर शहर, जो कि प्रॉपर तरीके से 2019 में यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन जीवन सारणी में LX होता है, जो जीवन सारणी होती है उसमें LX क्या होता है वो हमें बताना था। तो मैं आपको बता दूं कि LX जो है वो सटीक X वर्ष की आयु पर जीवितों की संख्या प्रदर्शित करती है। LX जो होती है वो जीवन सारणी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मांग के नियम में सेटेरिस पारिबस का अर्थ नहीं है कि, सारे ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा अर्थ इसका नहीं है। वस्तु के प्रतिस्थापियों की कीमत नहीं बदलती है, उपभोक्ता की आय नहीं बदलती है, पूरक वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती है, और वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी इसका अर्थ बिल्कुल नहीं। ये जो ऑप्शन जो तीनों दे रखे हैं ना, वो एक तरीके से इसके अर्थ में डिनोट हो जाते हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये इसका अर्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 अवलोकन का माध्य 20 और माध्यिक का 15 है। यदि प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ दिया जाए तो नए अवलोकन में सेट का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है हमें, तो इसका बहुलक होगा 11 जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो।
अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखें, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं यूडीपी, पीओपी, टीसीपी एंड एफटीपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टीसीपी। ये सबसे अधिक विश्वसनीय है, प्रोटोकॉल के रूप में ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? कुर्की। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित किया गया है? राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो वो है हमारे जोधपुर में। इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको यहाँ पर दो प्रतिगमन रेखाएं दे रखी हैं और आपको दो समीकरण भी दे रखी है और एक श्रेणी का माध्य निकालना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 30 और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आइटमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बताइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव का अभिग्रहण। यस, बिल्कुल। तो ये हमारा होगा फर्स्ट में। सेकंड में हमारा होगा भारत में योजना आयोग की स्थापना, ये हमारा सेकंड नंबर पे होगा। उसके बाद होगा हमारा कौन सा? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, ये तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आएगा कि राजस्थान में नई आर्थिक नीति का कार्यान्वयन और पांचवा लास्ट हमारा जो बच गया ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से हम लोग देखें, पहले पे तो पहले आ रहा है, दूसरे पे तीसरा है, मतलब ये हमारा कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। चलिए ये बताइए होगा आपको। 89 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो है मुंज। राजा मुंज जो है उनको वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगी केवल उसी स्तर तक उत्पादन करेगा जहां के बाद इन्होंने छोड़ दिया है आगे। तो बताइए कि एकाधिकारी प्रतियोगी केवल उसी स्तर पर उत्पादन करेगा जहां पर सीमांत लागत जो है, सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत संप्राप्ति हो या सीमांत आय हो, और दूसरा हमें होगा एमसी जहां पर घट रही हो। इन दोनों जगह पर वहां पर वो उत्पादन कर सकता है एकाधिकारी प्रतियोगी होकर। ठीक है, तो उसका जो क्लियर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें फिर से दे रखा है मैथमेटिक्स को लेके कि माध्य को लेके ये क्वेश्चन है कि यदि दो समूह के आकार और माध्य क्रमशः n1 और n2 है और इसका संयोजित करके कहीं ना कहीं इसका माध्य निकालना था, और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जब आप इसको देखेंगे तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बूंदी से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी सारे आप देखोगे तो सारे स्थानों के नाम करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? बहुत इजी था कि चिंतागढ़ मौर्य। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? ये भी बहुत इजी था। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक जो है वो थे हमारे मधु भट्ट टेलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 हमें कह रहा है कि राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी या फिर गिरावट पाई गई है वह कौन सा राज्य है भारत का? तो बताइए इसका सही आंसर अगर हम लोग देखें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि 3 बराबर पात्रों में क्रमशः ए बी सी हिस्सा दूध से भरा है, बचे हुए भाग में पानी भरा जाता है। यदि सभी मिश्रण को लेकर एक पात्र में डाल दिया जाता है तो बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। अगर इसके अनुपात के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5:7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग हमारी मंजिल के करीब आ रहे हैं। हमने देखा कि बहुत कम टाइम में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे दिया गया सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग इस YouTube चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, दिए गए अवलोकनों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग होता है। बताइए इसका एक क्लियर आंसर था सदैव 0। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किन संसाधनों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से किन संस्थानों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय निर्यात आयात बैंक ये इसमें होता है। सेकंड अगर आपका होगा तो वो राष्ट्रीय आवास बैंक बिल्कुल होता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये भी होता है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बिल्कुल नहीं। चलिए, तो हमारा अगर इसके हिसाब से देखा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 100वां क्वेश्चन कि कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? बहुत इजी, ALU। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप आगे भी चाहते हैं कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।